चलिए देखिए, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ध्यान ठीक है ना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन पूरे प्रोनाउन का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसे समझ गए तो समझिए पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाए, बात मत करिए। कल हम लोग बात किए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाले नाउन से संबंध दिखाते हैं, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। किन किन शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं? हु, whose, whom, which, that। यह आपके 5 पांडव हैं जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसा कि कल इस पर डिस्कस हुआ था कि हु, हुज, हुम का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और विच और डेट का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए, दिस इज the boy who came here yesterday। This is the boy who came here yesterday। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? This is the woman whose husband is a teacher। नेक्स्ट है, दिस इज द बॉय whom I hate। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यह तीनों क्वेश्चन आपके सही हैं, इसमें एक भी गलत नहीं है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा पॉइंट को समझ लें। 2 मिनट रुक जाएं, इसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि वाक्य के यहाँ पर सेंटेंस के बीच में हु लिखा गया है। दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हुज राइट किया गया है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में हुम लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हु नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होता है। इसके बाद हुज का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। ठीक है,
अब इसकी कंडीशन क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि हु, हुज, हुम यह तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन देखते होंगे हु का प्रयोग कभी सेंटेंस से पहले कर दिया जाता है, ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं कि वह इस वाक्य के बीच में है। अब हमको उन सभी पॉइंट्स को समझने हैं कि हु जब पहले होगा तो उसे किस नाम से जानेंगे, और वही हु, हुज, हुम अगर बीच में आ जाए तब हम उसको किस नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से, एक पॉइंट और उसी में ऐड कर सकते हैं, नाउन अथवा प्रोनाउन से, अगर नाउन हो सकता है तो यहां प्रोनाउन भी बनाया जा सकता है। तो यह कह सकते हैं कि नाउन अथवा प्रोनाउन से संबंध प्रकट करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर हु है, हु से पहले क्या लिखा गया है, बॉय है, नाउन है। इसके बाद देख रहे हैं आप यहां से हुज है, हुज से पहले क्या है, यह भी नाउन है। हुम, हुम से पहले नाउन है। यह सभी जो है हु, हुज और हुम, यह तीनों अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध दिखा रहे हैं, ठीक है। तीनों जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन अपने आए हुए पहले नाउन से क्या दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। जैसे देखें, दिस इज दी बॉय, दिस इज दी बॉय, यह वही लड़का है, हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहां आया था। अब एक आपको और ट्रिक बता रहे हैं, यहां पर हु के बाद जब नाउन या प्रोनाउन आएगा तो यहां पर हु, हुज, हुम, इन तीनों का हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे तो इसका हो जाएगा ज से उच्चारण होगा, ज से आएगा। जब यह रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा और इससे पहले क्या जाएंगे, नाउन आएगा, तो आप जिस भी पॉइंट्स का उच्चारण करेंगे अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का, तो उसका उच्चारण ज से ही आरंभ होगा। देख लेते हैं क्या सही है ये ट्रिक। दिस इज दी बॉय, यह वही लड़का है, हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहां आया था। दिस इज दी वुमन, यह वही महिला है, हुज हस्बैंड इज अ टीचर, जिसके पति एक अध्यापक हैं। दिस इज दी बॉय, यह वही लड़का है, हुम, जिससे आई हेट, मैं घृणा करता हूं। अब पॉइंट को समझिएगा, यह किस केस में है, यह किस केस में है, हु किस केस में बोले, नॉमिनेटिव केस में, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा पॉइंट क्लियर होगा। ये जो है आपका हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, आई लिख देते हैं, आई के अकॉर्डिंग जो है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आई, माई, मी, आई कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस, माई पॉजेसिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस। आई किस रूप में यूज किया जाता है, यह जो है किसी मेन वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है। माई, क्या माई को अकेले लिखा जा सकता है, नहीं, इसको लिखने के बाद इससे रिलेटेड कोई नाउन होना चाहिए, कभी माई को नहीं लिख सकते हैं, माई के साथ नाउन होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, मी, यह जो है किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में,
यह मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है यहां पर हु जो है किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में, मतलब इसको हम कहेंगे कि यह कर्ता कारक है। और ठीक है, तो भाई कर्ता अगर यह होगा तो यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, इसका क्या नाम दिया गया, नॉमिनेटिव केस। तो इसका मतलब इसे किसी वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इस वर्ब का यह क्या है, सब्जेक्ट है। अगर हम हु को हटाकर आई लिख दें, आई केम हियर स्टरडे, तो एक अलग से अगर सेंटेंस बनाए तो एक सेंटेंस वह सही होगा, आई केम हियर स्टरडे। ठीक है, हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर देख रहे हैं, हुज है पॉजेसिव केस, बगल में क्या है, नाउन। अब ये दोनों जो एक दूसरे से जुड़ गए है ना, और जब हम नाउन से पहले माई लिख देते हैं, चाहे हुज लिख दें चाहे हर लिख दें, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और जब माई के बगल में नाउन लिख लेंगे तो यह जो है एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है। तो देखें, हो गया, इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट समझिएगा, अभी हम क्वेश्चन अभी गलत करेंगे इसको। ठीक है, दिस इज दी बॉय, दिस इज दी बॉय हुम जिससे आई हेट, मैं घृणा करता हूं। यह केवल जो है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। क्या हुम को या मी को किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बनेगा। तो यह केवल ना दो वाक्यों को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा ये आपस में। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे कर सकता है। हुम हो गया, ठीक है, यहां पर जो है हु हो गया, यहां पर देखिए, अब देखिए, ठीक है, यह किस केस में है, यह ऑब्जेक्टिव केस में है ना, और यह क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यह जो इसके तुरंत बाद आ रहा है तो यह इस वर्ब का किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन आपको हम बताएं कि कभी भी ऑब्जेक्टिव केस किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट जो है मी, हिम, यू नहीं हो सकते हैं। अर्थात ऑब्जेक्टिव केस किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है उसका, कौन सा केस हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, देखिए, नॉमिनेटिव केस किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, या पॉजेसिव केस हो सकता है, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुम जो है गलत है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस है और ये सीधे सीधे वर्ब का सब्जेक्ट दिखा रहा है। तो अब इस सेंटेंस को हमको, इस शब्द को सही करना है। चलिए, हु होता है, हुज होता है, चाहे हुम, इन्हीं तीनों में से हम ट्राई करते हैं। दूसरे पॉइंट पर चलिए, ये तो हम पता हो गया हुम नहीं होता है, हुज लिख ले। चले हुज लिख कर देख क्या सही हो सकता है। हुज, हुज तो सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन समस्या क्या है कि बेचारा अकेले नहीं आ सकता है, यह कोई अपने साथ एक मित्र लाता है, एक नाउन होना चाहिए, है ना। तो अब नाउन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको अब अलग से नाउन लिखना नहीं है, जो है उसी में से सही करना है। हुज के बाद नाउन अलग से लिख नहीं सकते हैं, तो हुज होगा नहीं। हुम को आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस है, वह होगा नहीं। तो यह भी शहीद हो गया, यह भी शहीद हो गया, क्या बच गया, और यही नॉमिनेटिव केस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस हु को लिख दे तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखिए, यहां पर देखिए हु हस्बैंड हो गया,
क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? यहां लिख देते हैं। कभी ऐसा सेंटेंस आप देखे हैं, आई हस्बैंड? ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए, यह बहुत गड़बड़ लग रहा है। मी हस्बैंड, यह भी नहीं हो सकता है। तो जब आई हस्बैंड नहीं हो सकता है, मी हस्बैंड नहीं हो सकता है, तो अगर आई हस्बैंड नहीं होगा तो इसका मतलब हु हस्बैंड भी नहीं होगा। यह खुद अपने आप में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगता है। इनके साथ किसी नाउन की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब हु भी नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर यह लिख दें तब हुम हस्बैंड, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ये स्वतंत्र होता है, यह किसी के साथ संबंध नहीं दिखाता, बस अकेले अपना फ्री रहता है। यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा? हुज हस्बैंड। ठीक है, हुज हस्बैंड। तो यहां क्या लिख दिया जाए? हाँ, ठीक है ना। और यहां पर देखिए, सब्जेक्ट है अलग से, और यहां भी क्या है, ये नाउन है, ये कनेक्ट कर रहा है। तो नॉमिनेटिव केस दो को आपस में नहीं जोड़ सकता है। तो हुज लिखें तो हुज भी लिखेंगे तो नाउन लिखना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहां से हुम लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका सेंटेंस जो है सही होगा। कल का ट्रिक मिलाइए, अभी सब सही हो जाएंगे, है ना। यहां पर नाउन लिखे थे, इसके बाद यहाँ पर सभी केस लिखे थे, यहाँ पर हम वर्ब बनाए थे, है ना, वही पॉइंट है। चलिए कुछ और पॉइंट देखा जाए, ठीक है ना। लिखेंगे इसे, लिख लीजिए। नहीं, जैसे जैसे वो नहीं, वो तो अलग से आप लिख सकते हैं। हाँ, वो सही रहेगा। हाँ हाँ, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कम इसको रिलेटिव प्रोनाउन है तो हमको कंबाइन करके ही दिखाना है जी। लिख लीजिए जी। मी यहां कौन सा, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ, आगे जब देखिए, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो रहा है, देखिए यहां पर वर्ब है, इस वर्ब से पहले क्या है, अलग से सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है, आई। तो हुम अब इसका सब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। तो अगर इसको हु लिखेंगे तो हयो सब्जेक्ट के रूप में होता है, यह भी होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या हुज लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसीलिए जब इधर से अलग से सब्जेक्ट यहां पर लिखा हो और इधर कोई नाउन या प्रोनाउन हो, तो बीच में हमेशा आप क्या लिखेंगे? हुम लिखेंगे। ट्रिक में देखिए, सब्जेक्ट के पहले वहां पर हुम लिखे हैं, ठीक है। हाँ, जो भी पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या मी को नहीं लगाएंगे यहां, ये बस केस के लिए बताएं, यहां पर कोई आई माई मी नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए बताएं कि हु क्या होता है, हुम क्या होता है, ठीक है ना। लिख दे रहे हैं, रुकिए नीचे जी, बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। दिस इज द बॉय हु आई हेट मी, मैं अपने आप से घृणा करता हूं, तो यहां पर मी नहीं होगा, माई सेल्फ लिखना पड़ेगा। हाँ, वहां माई सेल्फ होगा। आई हेट माई सेल्फ, मैं स्वयं से घृणा करता हूं। आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं की हत्या कर ली। मी नहीं होगा,
वहां माई सेल्फ अपनी बात कर रहे हैं ना, तो माई सेल्फ आपको, तब वहां माई सेल्फ आएगा, देम सेल्फ आएगी, यह लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। यहां पर यह हु नहीं हो सकता है, ये गलत है। यह किस रूप में कार्य करता है? नॉमिनेटिव केस में। लेकिन आप इससे पहले ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस लगा चुके हैं। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो हु नहीं लिख सकते। अब अगर हुज लिखे तब, तो हुज के साथ कोई नाउन आएगा, तो हुज नाउन फिर आई ही कैसे होगा? दो सब्जेक्ट एक वर्ब का नहीं होगा। हमेशा क्या लिखना पड़ेगा? तब हुम लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, चलिए आगे कुछ नई टॉपिक। थोड़ा प्रभाव देख लिया जाए इसका। I bought a पेन। इसको नहीं, दूसरा लिखते हैं, गलत हो जाएगा। दिस इज दी वॉच whom who is very costly. This is the watch who is very costly. The boy and his dog. The boy and his dog, which had entered this room, were locked. इस सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस गलत है ना। जब कभी भी आप देखिए, अगर हु, हुज, हुम, विच और डैट अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वह हो सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या समझेंगे कि यदि हु, हुज, हुम, विच, डैट, यदि ये पांचों पांडवों में से कोई भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो पहले अपने माइंड में सोचिएगा यह रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तो इसकी कंडीशन क्या होती है? पहले यहां पर क्या होना चाहिए? नाउन होगा। ठीक है, नाउन होगा। हु से पहले नाउन है, विच से पहले नाउन है। अब यह रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसकी कंडीशन को हमको समझना है, दोनों पॉइंट को। ठीक है, आपको बताए हैं कि
विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, डैट का प्रयोग भी निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। और सजीव के लिए हु, हुज, हुम का। लेकिन निर्जीव में अगर बर्ड्स आ जाएं और एनिमल आ जाएं तो उनके साथ भी विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस को देखा जाए, दिस इज दी वॉच। ये नाउन क्या है आपका? वॉच है। वॉच क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। यहां पर यह हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह इससे कनेक्ट है ना। अब समस्या यह है ना कि यह नाउन निर्जीव है और निर्जीव से संबंध दिखाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच अथवा डैट यूज करते हैं, न कि हु का यूज करते हैं। यह सीधे सीधे गलत हो गया। तो यहां पर हमको क्या लिखना चाहिए? बोलिए। आप यहां पर जो है, हाँ दोनों हो सकता है, ठीक है। यहां पर विच लिख देंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो यहां नाउन आएगा उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। किससे पहले आएगा तो हाँ उधर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आएगा, यहाँ सफिक्स प्रीफिक्स कैसे होगा? नहीं नहीं, गलत है ना, गलत नहीं बोल सकते। सफिक्स प्रीफिक्स मतलब किसी शब्द से पहले कुछ लगा दीजिए, कुछ बाद में। लेकिन आप यहाँ पर पहले तो कुछ लगा नहीं रहे, ठीक है। हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना, तो जो बोलेंगे तो उसका कुछ अर्थ आ जाए, इतना भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा गलत नहीं करना है, ठीक है। आगे देखें। निर्जीव संबंध दिखाने के लिए होता है विच का। वॉच निर्जीव है। और ध्यान रखिए, यह विच जो है यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। विच जो है केवल जोड़ने का भी कार्य करता है और यह किसी वर्ब से पहले सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, ठीक है। अब देखें, समस्या एक और विकट यहां पर आ गई है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटिग्डेंट के अनुसार लगता है। किसके अनुसार लगता है? अपने पूर्ववर्ती के। ध्यान से सुनिए, ये नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा। और इसके बाद अभी जो है कम से इसी से रिलेटेड 15 से 20 रूल मिलेंगे आपको। अभी अपवाद पढ़ाना है। यह विच है और विच से पहले आपको दो नाउन मिल रहे हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं। यहां पर डॉग है और यहां पर बॉय है। यह रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो पूर्ववर्ती हैं, अर्थात दो एंटिग्डेंट आ रहे हैं आपके, जो किससे जुड़े हैं? एंड से। ए सजीव है या निर्जीव है? डॉग को, और सुनिए, एनिमल और बर्ड्स को निर्जीव मानते हैं अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। हाँ उसको भी, मतलब जिसको जो लिखे हैं अभी उसकी बात कर लें, ठीक है। विच, ठीक है। ध्यान सुनिए, अभी दोनों पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर करना है। अभी विच से पहले डॉग आ गया, क्या है? एनिमल है ना, एनिमल। और इससे पहले तो सजीव के अकॉर्डिंग आप हु लगाएंगे, निर्जीव के अकॉर्डिंग विच लगाएंगे। यह दोनों हैं। समस्या हो गई कि विच लगाएं कि हु लगाएं। और ध्यान रखिए, यह हेड है, इस वर्ग का कुछ लगाएंगे तो वह दोनों सब्जेक्ट भी होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। हमको तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखना ही लिखना है, लेकिन ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है कि जो इस वर्ग का सब्जेक्ट का भी कार्य करे। निर्जीव सजीव, निर्जीव सजीव,
और इससे संबंध दिखाना है विच को। तो अगर इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं विच तो ये नाराज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हु लगाएंगे तो यह नाराज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या ऑप्शन चुना जाए? ठीक है, हाँ, यहां पर आप क्या लगाएंगे? दैट। जब किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई एंटीग्रेंट सजीव और निर्जीव दोनों आ जाए तो उस कंडीशन में हम विच नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? यहां पर दैट लगाएंगे। हाँ बिल्कुल लगेगा, ये सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है ना, आता है। यह रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यह सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं ना, यह केवल इसका सब्जेक्ट है, ये हैड इसके अनुसार लगता है। केवल इस वर्ब का डैट केवल सब्जेक्ट है, लेकिन ये सहायक क्रिया इसके अनुसार नहीं लगती है, हमेशा अपने पूर्ववर्ती के अनुसार लगती है। ठीक है, जैसे लिख देते हैं, अभी उसको भी बता देते हैं, जब क्वेश्चन पूछ दिए तो बता दे। इट इज मी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज हु, इट इज मी, हु इज योर फ्रेंड। नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या दिया हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। यह कोई नाउन था, इसको किस में लिख दिया गया? प्रोनाउन। अब एक कंडीशन और समस्या बढ़ जाती है प्रोनाउन लिखते ही। किसी वर्ब का कंप्लीमेंट, देखिए इसे हम इट को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। यह क्या है आपकी? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, यह आपका जो है लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है। जितना पॉइंट होता है हर पॉइंट को बताना पड़ जाता है, लिख देते हैं वो भी। ही इज अ प्लेयर, ठीक है, ही इज अ प्लेयर, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। अब पहले हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब बता लें, देखिए कहां से कहां आ गए, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, यह भी सब्जेक्ट है, इसके बाद भी इज है, इसके बाद भी इज है, ठीक है। इसके बाद आपका नाउन है और आर्टिकल दिया हुआ है। इस वर्ब के बाद क्या है? नाउन, और क्या दिया है? इस वर्ब के बाद मेन वर्ब दिया है, क्या दिया हुआ है? मेन वर्ब, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। कैसे? जिस वर्ब के बाद मेन वर्ब आए, जिस वर्ब के बाद मेन वर्ब आए तो उस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, जिस वर्ब के बाद मेन वर्ब बनाए और कुछ आ जाए लिंकिंग वर्ब। क्या? कौन सा डिटरमाइनर? हम क्या करें, हम इसकी बात डिटरमाइनर की हम बात नहीं करें, समस्या इस बात से हो गई है तो हम बस इसको स्पेशली बता रहे हैं, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा विस्तार करेंगे तो मेन पॉइंट एक खो जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर कर लेना कि ये क्वेश्चन जो है सही हो जाए। ही सब्जेक्ट है, यह भी सब्जेक्ट है, यह भी वर्ब है, यह भी वर्ब है। अब हमको पता नहीं है कौन जो है लिंकिंग वर्ब है और कौन जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस वर्ब के बाद आपकी क्या है? मेन वर्ब है, समझ रहे हैं ना। प्ले मीन्स होता है खेलना, ये मेन वर्ब है। क्या इस वर्ब के बाद कोई वर्ब है? नहीं है, ये प्लेयर नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो जिस वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगी इसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब,
क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और जिस वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आएगी उस वर्ब को बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। और हाँ, लिंकिंग वर्ब जब होगी तो इधर जितने भी होंगे सबको कंप्लीमेंट बोलते हैं। जैसे ही लिंकिंग वर्ब हुई, बाकी जो भी आएगा क्या बोल देंगे आप? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में आर्टिकल, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव सब आ सकते हैं, ठीक है। और इस जब मेन वर्ब आ जाए तो यह हेल्पिंग वर्ब, जब मेन वर्ब नहीं आए और कुछ आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन आए, प्रोनाउन आए, सब क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट, ठीक है ना। सहायक क्रिया और क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? कैसे क्लियर करेंगे? मेन वर्ब से। अरे भाई, हेल्पिंग वर्ब कब होगी? जब मेन वर्ब होगी। कोई सहायता, जब कोई वर्ब ना किसी मेन वर्ब की सहायता करती तब उसका नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प करेगा तभी तो हेल्पर होगा। बिना सहायता किए कैसे कहेंगे हमारा सहायक है? वहां पर, यहां पर कंडीशन लागू हो जा रही है, यहां पर नहीं हो पा रही है। तो यहां पर लिंकिंग, लिंकिंग मीन्स होता है जोड़ना। और जो वर्ब सब्जेक्ट और तथा कंप्लीमेंट को आपस में जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। यहां आ जाइए, अभी क्वेश्चन पहले बता लेने दीजिए, जो पूछना पूछिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है आपका, ये इज है। अब ये बता दीजिए ये किस तरह की वर्ब हुई? लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब हुई तो इसके बाद ये प्रोनाउन किस रूप में हो गया? कंप्लीमेंट। क्या हो गया? कंप्लीमेंट। ये क्लियर हो गया। अब रूल वहां से बनता है कि जब किसी वर्ब का कंप्लीमेंट, जब किसी वर्ब का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, अब तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो है कंप्लीमेंट है। और जब किसी वर्ब का कोई कंप्लीमेंट यदि प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। जब किसी वर्ब का कंप्लीमेंट प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। और यह किस केस में है? नॉमिनेटिव के, ऑब्जेक्टिव केस में। यह ऑब्जेक्टिव केस में है। और यह किस केस में हमको लिखना है पड़ेगा? तो नॉमिनेटिव केस में। कंप्लीमेंट जब बनेगा प्रोनाउन तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में। अब ये इसको सही कर लिया गया, इट इज आई। अब यह सही हुआ। अंग्रेजी में मैं हूं तो उसको इट इज आई भी बोलते हैं और इट इज मी। स्पोकन के अकॉर्डिंग इट इज मी सही है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग इट इज आई बोला जाएगा, ठीक है। यहां तक सही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसका पड़ोसी कौन है? आई है। चाहे नाउन कह लीजिए चाहे प्रोनाउन कह लीजिए। यही बताया ना कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहां पर है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब इस वर्ब का कौन सब्जेक्ट है? नहीं, अभी जो है, रुकिए, सब्जेक्ट यह है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हु है। इज का सब्जेक्ट बताएंगे हु। अब यहां पर अगर हुम लिख दे तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा। हमको कौन सा केस लिखना पड़ेगा तब? नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस है, यह भी क्लियर हो गया। अब देखिए, इसका, इस वर्ब का सब्जेक्ट हु होगा, लेकिन इसके अनुसार इज नहीं लगाया जाएगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? जैसे कोई घर है, आपको कहा जाए आप मालिक हैं, लेकिन वहां की वस्तुओं को यूज करने का अधिकार आपको नहीं है। जैसे मंत्री आपको बना दिया जाए, होम मिनिस्टर, लेकिन बस आपको पद दिया जाए, उसको पावर न दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरह बेचारा जो है इस वर्ब का केवल सब्जेक्ट है, लेकिन यह वर्ब इसके अनुसार नहीं यूज होगी। किसके अनुसार? इसके पड़ोसी के अनुसार, पूर्ववर्ती के अनुसार, अर्थात आई। तो आई के अनुसार क्या लगा देंगे? एम।
तब जाकर यह क्या होगा, सही होगा। हाँ? यही सेंटेंस सही है। इतना 20 मिनट लेक्चर दिए थे, एगो सेंटेंस बताएं, उस पर भी गलत बता रहे हैं। हाँ? आपके अनुसार जैसा आप चाहते हो वैसे थोड़ी दुनिया चलेगी। हाँ? कहने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन ये इसी तरह सही होता है। बताइए, आपको यहां से लेकर वहां तक, वहां से फिर बैक लाइन, तब ना क्लियर हुआ है। यही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी इसका जो 25% कंसेप्ट क्लियर हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। हो गया। चलिए इसको रोक करके आगे बढ़ते हैं, अपवाद इससे कल पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? हाँ, अपना क्वेश्चन पूछिए। एक मिनट तक। जी, द फोर लीडर्स, तब लीडर्स हो जाए। हाँ, लीडर, कमिटी, हाँ, कमिटी, सेलेक्ट, सेलेक्ट्स, कौन सा सेलेक्ट्स? यह है SELECTS, सेलेक्ट होता है ना, सेलेक्ट होगा, सिलेक्शन वाला ना, इसीलिए हम करें कौन सा शब्द होगा। सेलेक्ट हो सकता है, चाहे सेलेक्टेड हो सकता है ना? क्या? विल बी, हैड, हैट, अच्छा अच्छा, यह एट, टुमारोज, अच्छा हाँ, एक कहाँ से ढूंढ कर ला दिए भाई? टुमारोज मीटिंग, टीम लीडर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लाए, तार्किक क्वेश्चन है। चलिए इसको कल बता देंगे, ठीक है? इसको बता देंगे, परेशान मत ही। अपवाद वाला क्वेश्चन पूछ दिए ना? ये क्वेश्चन सही है पूरा ना? सेलेक्ट्स, TS, ठीक ठीक, चलिए सही। फोर टीम लीडर, कमेटी सेलेक्ट विल बी एट टुमारो मीटिंग। चार टीम लीडर को कल कमेटी क्या करेगी? अब बस इसी के अकॉर्डिंग देखना है। टीम को निर्जीव मानेंगे तो डेट आ जाना चाहिए, लीडर के अकॉर्डिंग जो है सजीव होगा। चलिए कल देख लेंगे, ठीक है? चलिए आगे लिखिए, शोर न करें। तीसरा पॉइंट समय नहीं है क्या?
अभी टाइम का 10 मिनट है। लिखिए डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इजी है, परेशान मत होए। नहीं नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए लिखेंगे। जी नहीं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी रूल पढ़ाएंगे सबको पढ़ाने के बाद। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना सभी का, अभी तो पढ़ाना बाकी है, उसका यूज कराना। ठीक है ना, खत्म नहीं है। लिखेंगे जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ, जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, उसे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, दिस, डैट, दीज, दोज का प्रयोग किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। ठीक है, दिस और डैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं, सिंगुलर चीजों की संकेत करने के लिए, और दीज दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं। जैसे दिस इज अ काउ, है ना, ये तो समझ में आएगा। That is a hen, हो गया, hen ना, hen। These are toys, those are girls, गर्ल्स लिख लें, टॉयज लिख लिया जा, टॉयज या चेयर्स। ठीक है, चेयर्स। देखें आप इधर, डैट, दीज, दोज, दिस प्रोनाउन की सबसे बड़ी विशेषता कि ये हमेशा अकेले आपको मिलेंगे। ठीक है ना, जितने प्रोनाउन आप पढ़ेंगे यह सभी के सभी क्या होंगे? अकेले रहेंगे, इनके साथ और कोई मित्र नहीं आएगा। दिस, डैट, दिस, दोस। दिस और डैट के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाएंगे, दीज और दोज के साथ प्लूरल नंबर की, और यह किसकी तरफ इशारा करेंगे? नाउन की तरफ। ठीक है, यह सभी किसकी तरफ इशारा करेंगे? नाउन की तरफ। दिस इज अ काऊ, दैट इज अ हेन, दीज आर टॉयज, दोज आर चेयर्स। तो इस प्लूरल के लिए आप जो है दीज और दोज का यूज करेंगे। अब एक चीज और समस्या इसके साथ है, यहां पर अगर दीज है, दीज के साथ जैसे ही कोई नाउन लिख देंगे ना, किसी के साथ, दिस हो, डैट हो, दीज हो या दोज हो, इनके बाद आप अगर नाउन लिख देंगे
तो यह डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जितने प्रोनाउन बनते हैं उन्हीं के बगल में जैसे नाउन आप लिख देंगे तो वो उस प्रोनाउन से उस फैमिली का एडजेक्टिव बन जाता है। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कब? जब इनके तुरंत बाद वर्ब मिलेगी तब, और इनके बाद यदि कुछ नाउन लिख दिया जाए, कोई नाउन, तब यह जो क्या हो जाएंगे आपके डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहां पर ये ऐसे एक सेंटेंस लिख लें, दिस बुक इज माइन। ठीक है, समझिए बात को। दिस है, अब देखिए यहां पर, अब कोई पूछे आपसे कि ये बताएं यह दिस क्या है, यह दिस क्या है? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां पर दिस क्या है? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, डैट, दिस, दोज, इनके बाद नाउन नहीं है, अकेले हैं, तो सभी के सभी प्रोनाउन होंगे। और जैसे इनके बाद अगर कोई नाउन जोड़ देते हैं, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, रहने देते हैं, कल जो है इंट्रोगेटिव शुरू करेंगे।